हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल झारखंड जीएस पे, जहां पे हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं रैपिड रिवीजन कोर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया विथ आदर्श। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कैसा कट रहा है आपका लॉकडाउन। हाउस योर लॉकडाउन गोइंग। समझ रहा हूं मैं, आप घर में बैठे बोर हो रहे होंगे, पर दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। अभी कुछ भी नहीं है करने के लिए। स्टूडेंट्स के पास भी टाइम है और जो काम करते हैं उनके पास भी बहुत टाइम है इन दिस लॉकडाउन। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप नई चीज़ों को सीखें। तो आप कोशिश कीजिए कुछ नई चीज़ों को सीखने का, क्योंकि लर्निंग इज़ लाइफ माय फ्रेंड्स। हमें हर समय स्कोप रखना चाहिए कुछ ना कुछ नया लर्न करने का। जब तक हम अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखेंगे, द लर्नर विद इन अस को हम अलाइव रखेंगे, तब तक वी विल फील लाइक मोटिवेटेड टू डू थिंग्स। एंड इन लॉकडाउन के पीरियड में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं हमारे चारों तरफ, बहुत निगेटिविटी फैली हुई है। एंड द ओनली वे टू बी पॉजिटिव इज़ टू इंगेज योर माइंड इन समथिंग। सो इसी गुड नोट के साथ आइए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। काफ़ी बीच में थोड़ा गैप हो गया हमारे लेक्चर्स के लिए, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि सिचुएशंस थोड़ी ख़राब थी बाहर और इसी वजह से लेक्चर्स में थोड़ा डिले हुआ है। उसके लिए वंस अगेन आई वांट टू से सॉरी। आइए शुरू करते हैं हमारे रैपिड रिवीजन कोर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया विथ आदर्स के चैप्टर नंबर 5 को। 4 चैप्टर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पार्ट 1। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया को ही कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 है ये। आइए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह लेट्स रिवाइज कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। अभी तक हमने देख लिया है कि इंडिया में कैसे अंग्रेज आए हैं, क्या हुआ है, हाउ अंग्रेज केम टू इंडिया। हाँ हाँ, इंग्लिश है ये, सबसे रिनोन लैंग्वेज है ना इंग्लिश, तो उसी का यूज़ करते हैं। तो अंग्रेज आ चुके हैं इंडिया के अंदर और वो फैलाना शुरू कर चुके हैं अपने पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को। सब कुछ सही चल रहा है, कांग्रेस बन चुकी है, वहाँ तक हमने देख लिया है। हम पहुँच चुके हैं कि गांधी जी इंडिया आ चुके हैं और गांधी जी के इंडिया आने के साथ शुरू हो चुका है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक न्यू फेज़, जो कि गांधीयन फेज़ ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है। गांधी जी इंडिया आते ही शुरू कर चुके हैं कुछ मूवमेंट्स। उन्होंने लोकल मूवमेंट शुरू किया है, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह। ये सब हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है पिछले लेक्चर्स को तो प्लीज़ जाके देखिए, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्योंकि आप लेक्चर्स को अगर पहले से ही फॉलो करेंगे चैप्टर 1 से, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी पूरे कॉन्सेप्ट्स की। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आ चुके हैं साउथ अफ्रीका से, और यहाँ आते ही 1917 से 18 के बीच का जो पीरियड है उसमें महात्मा गांधी कुछ लोकल मूवमेंट्स करते हैं, जिसमें कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह सबसे इम्पॉर्टेंट है। उनके आने के साथ ही पेन ले लेते हैं। विच कलर शुड आई चूज़? लेट्स चूज़ ग्रीन। ओके, थोड़ा इसको डिम कर लेते हैं या हाँ। तो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। माउंट फोर्ड का रिफॉर्म वहाँ पे लॉन्च किया जाता है, जिसमें कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात की गई है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात की गई है, जैसे कि 2 हाउसेज होते हैं ना, उसी तरह के बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात की गई है माउंट फोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर। इसमें जो है सो 2 जो लेजिस्लेचर के पार्ट्स होंगे बाई कैमरल, उसमें पहला होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसमें कि स्टेट्स के अंदर काउंसिल्स बनेंगी, और होगा एक सेंट्रल असेंबली, जिसको कि आज के टाइम में हम लोकसभा राज्यसभा कह लेते हैं, पार्लियामेंट कह लीजिए आप। ओके, और ये जो है सो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली।
प्रोविंसेस के अंदर भी डायरकी का सिस्टम लाया गया है, डुअलिटी लाई गई है गवर्नमेंट के अंदर। क्या होता था कि डुअलिटी क्या चीज़ है भाई, तो गवर्नर जो है सो हेड है स्टेट का, और गवर्नर जो है सो हर प्रोविंस के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो रिजर्व्ड हैं, जिनको कि सिर्फ अंग्रेज ऑफिशियल्स ही वहाँ आ सकते हैं और वहाँ पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। ट्रांसफॉर्म डिपार्टमेंट्स में इंडियंस, जो लोकल इंडियंस हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दिया गया है टू बी इन द गवर्नमेंट एंड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस। उसके बाद ही 1919 टू 1922 के टाइम में काफ़ी सारे सत्याग्रह होंगे, काफ़ी सारे मूवमेंट्स होंगे इंडिया के अंदर, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। गांधीयन फेज़ आ चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, गांधीयन फेज़ आ चुका है, और गांधीयन फेज़ के आने के साथ ही इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एक नए ऊर्जा के साथ आगे बढ़ चुका है। जैसे कि आप और हम अपने मन के अंदर नई ऊर्जा लिए आगे बढ़ रहे हैं, है ना, कुछ नया करने के लिए। उसी तरह टू ब्रिंग सम चेंज बहुत सारे मूवमेंट्स होने लगे हैं। तो 1919 में होता है रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह क्या है भाई, तो रॉलेट एक एक्ट पास हुआ है, रॉलेट एक्ट करके, जिसमें कि जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इंडिया के अंदर, उसको सप्रेस करने के लिए एक कानून लाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। ये कानून ऐसा है कि इसे हम कह सकते हैं कि नो अपील नो दलील। इस कानून के ज़रिए क्या है कि अंग्रेज़ लोग किसी भी रिवॉल्यूशनरी को बिना कोई रीज़न दिए उसको जेल के अंदर डाल सकते हैं और उसको अरेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही उसको प्रोसिक्यूशन का भी कोई हक नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं, रॉलेट एक्ट को कहते हैं द एक्ट ऑफ नो अपील नो वकील। ये आप याद रखेंगे, द एक्ट ऑफ नो वकील नो अपील कौन सा एक्ट को कहते हैं, तो रॉलेट एक्ट को कहते हैं। तो उस समय 1919 में एक एक्ट आया है, रॉलेट एक्ट, जिसमें कि सप्रेस करने के लिए रिवॉल्यूशनरीज़ को ये एक्ट लाया गया है। इस एक्ट के खिलाफ नॉन वायलेंट स्ट्राइक हुआ है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो गई है, पंजाब के अंदर वॉयलेंस हो गया है। पंजाब के अंदर वॉयलेंस हो गया है, पंजाब में लोगों ने वॉयलेंस कर दिया है, जिसमें कि सत्यपाल और सिफुद्दीन कचलू को गिरफ्तार कर लिया गया है। 11 अप्रैल को बैसाखी का दिन है और अमृतसर में कर्फ्यू लगा हुआ है। अमृतसर में कर्फ्यू लगा हुआ है, बैसाखी का समय है, और 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग जुट जाते हैं, क्योंकि बैसाखी का समय भी है और साथ ही रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स भी चल रही हैं। तो लोग बहुत सारे जुड़ गए हैं जालियांवाला बाग के अंदर। वहाँ पे जनरल डायर हैं, जनरल डायर हैं वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वहाँ के, उस प्रोविंस के, पंजाब के अंदर। उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया है और इसी के साथ हो गया है जालियांवाला बाग मैसेकर। जालियांवाला बाग मैसेकर हो चुका है। यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह चल रहा है। इसके बीच में ही 1919 में 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग मैसेकर हो गया है, और जालियांवाला बाग मैसेकर में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और इसी के साथ गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया है 18 अप्रैल को। और साथ ही गांधी जी ने कहा है कि ये उनकी लाइफ का हिमालयन ब्लंडर है, मतलब हिमालय जितना बड़ा ब्लंडर है, मतलब सबसे बड़ा मिस्टेक है उनके लाइफ का कि उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह को शुरू किया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लाइफ का नुकसान हुआ है और बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ है। सो इट इज़ कॉल्ड हिमालयन ब्लंडर बाय गांधी जी। लेकिन यही रॉलेट सत्याग्रह पहला मूवमेंट है जो कि गांधी जी के अंडर में शुरू हुआ है और सक्सेसफुल भी एक हद तक रहा है। जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया है जो कि चेक करेगी कि क्या हुआ जालियांवाला बाग के अंदर, और उसके अंदर वो जो है सो एक्शंस लेंगी। 1920 में हंटर कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया है, हंटर रिपोर्ट, जिसके अंदर सरकारी लीपापोती की कोशिश की गई है। जो जनरल डायर है उनको सस्पेंड कर दिया गया है और वापस इंग्लैंड भेज दिया गया है। लेकिन ऑफ कोर्स ये बस उनका एक लीपापोती का ही काम है। उन्होंने कोई भी डीप कंसर्न्स नहीं दिखाया है इंडियंस के प्रति।
इसी का विरोध करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड अवार्ड को भी वापस कर दिया है अंग्रेज़ों को। 1990 में ही एक चीज़ और चल रही है जिसको कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या है कि खलीफ होते हैं, खलीफ हैं टर्की के अंदर जो रिलीजियस हेड हैं, वहाँ के जो रिलीजियस हेड हैं, जो वर्शिप का प्लेस है उसको खलीफ कहते हैं। तो वहाँ के जो खलीफा हैं, खलीफा लोग, टर्की जो है सो वर्ल्ड वार में हार चुकी है, वर्ल्ड वॉर वन हार चुकी है, और खलीफ जो है वहाँ पे जो खलीफा के अंडर वर्क करता है उसको डिज़ोल्व करने की बात करी जा रही है। दे द ब्रिटिशर्स वांट टू डिज़ोल्व द खलीफ। और ऑफ कोर्स है कि इससे मुस्लिम कम्युनिटी की जो है सो रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़ी हुई हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटीज़ इसका विरोध कर रही हैं। और इंडिया के अंदर तीन भाई हैं, वो तीन भाई नहीं एक्चुअली, अली ब्रदर्स करके दो भाई हैं, मौलाना आज़ाद हैं, और गांधी जी बाद में भी ज्वाइन करते हैं इस मूवमेंट को। उन्होंने मिल के एक खिलाफत कमेटी स्टेब्लिश की है जो कि वर्क करती है टू लाइक उसको जो है सो अपोज करने के लिए उस डिसीज़न को जो कि खलीफ को डिज़ोल्व करना चाह रही है, उसके लिए एक कमेटी इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश की है इन्होंने, अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद और गांधी जी ने मिलके। इसी के टाइम में एक ट्रीटी साइन हो रही है, ट्रीटी ऑफ सर्ब्स टर्की में 1920 में एक ट्रीटी साइन हो गई है टर्की के अंदर, जिसमें कि खलीफ को अल्टीमेटली डिज़ोल्व कर दिया गया है। खलीफ को डिज़ोल्व कर दिया गया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है डिज़ोल्वमेंट ऑफ द डिज़ोल्यूशन ऑफ द खलीफ्स। और जैसे ही ये डिज़ोल्व हुआ है, जो खिलाफत कमेटी चल रही है इंडिया के अंदर, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है और उन्होंने फ़ैसला लिया है कि अब हम वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे इंडिया के अंदर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन करने के लिए वो सोच रहे हैं। और सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन के अंदर लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ पे कांग्रेस जुटी है और खिलाफत इशू को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और खिलाफत इशू को भी इनके मेन एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। नाउ कांग्रेस विल आल्सो फाइट फॉर द खिलाफत इशू आल्सो। और इसी के साथ शुरू हो रहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन इंडिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाता है 1921 में, और 1922 तक चलेगा ये मूवमेंट। इनका मेन डिमांड है कि जनरल डायर को पनिशमेंट मिले, जो कि उसने पंजाब के अंदर जो गलती की है, जो पंजाब रॉन्ग किया है उसने, उसके लिए जनरल डायर को पनिशमेंट मिले, और रीस्टोरेशन ऑफ खलीफ हो, जो खलीफ को डिज़ोल्व कर दिया गया है, मतलब जो खिलाफत मूवमेंट का जो डिमांड है वो भी यहाँ पे इनके डिमांड्स में शामिल है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के डिमांड में। साथ ही इनका एक बहुत बड़ा डिमांड है स्वराज, दे वांट सेल्फ रूल इन इंडिया। कुछ प्रोग्राम्स इन्होंने कंडक्ट कराए हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत। उसमें क्या किया है इन्होंने कि बॉयकॉट किया है इंडियन इंग्लिश गुड्स को और इंग्लिश एजुकेशंस को, उनके काउंसिल्स को, उनके कोर्ट्स को, मतलब पूरी तरह से इंग्लिश पीपल को और इंग्लिश के गुड्स एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने बाइकआउट कर दिया है। साथ ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान इंडियन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हैं, जो कि हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, और खादी मूवमेंट चलाया गया है, और रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए यहाँ पे काम करा जा रहा है। फरवरी 1922 में बारडोली के अंदर नो रिवेन्यू कैंपेन चलाया गया, जिसमें कि टैक्स देने से मना कर दिया गया है लोगों के द्वारा। नो रिवेन्यू कैंपेन के साथ ही 5 फरवरी को फिर से चौरी चौरा के अंदर वायलेंस हो गया है। गांधी जी जो हैं हमेशा से नॉन वायलेंस के साथ ही रहे हैं, वो अहिंसा परमो धर्म पर विश्वास करते हैं, और चौरी चौरा में दोबारा से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान भी 5 फरवरी को 1922 में हो गया है चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट के अंदर वायलेंस हुआ है चौरी चौरा में, जिसमें कि पुलिस स्टेशन को जला दिया गया है, जिसमें कि 22 पुलिस मैन जो अंग्रेज वहाँ पे थे वो भी जल गए हैं।
उनको मार दिया गया है जलाकर पुलिस स्टेशन के अंदर, चौरी चौरा के अंदर। इसी चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी जो हैं सो फिर से वापस बुला लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, वो वापस ले लेते हैं बिकॉज ऑफ द वायलेंस दैट हैपेंड इन चौरी चौरा। कुछ और लोकल मूवमेंट्स भी चल रहे हैं इस टाइम, जैसे कि मोपला मूवमेंट चल रहा है। मुस्लिम पीजेंट्स और हिंदू ज़मींदार्स के बीच में ये मूवमेंट चल रहा है केरला के अंदर। 1923 से 1930 का जो टाइम है वो कांग्रेस के लिए द चेंज का टाइम है। तो पॉलिटिकल चेंज आ रहा है कांग्रेस के अंदर, जिसमें कि कांग्रेस दो गुटों में बट गई है। पहला गुट है प्रो चेंजर्स का, वैसे लोग जो कि चेंज चाहते हैं, पीपल दैट वांट चेंज टू हैपन। वो चाहते हैं कि वो इलेक्शंस में एंट्री लें और दे शुड कंटेस्ट इलेक्शंस एंड दे वांट टू गेन सम पॉलिटिकल पावर्स। इसमें जो लीडर्स हैं वो हैं चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर्स। दूसरा जो कांग्रेस का पार्ट है वो चाहता है, वो है नो चेंजर्स। नो चेंजर्स का मानना है कि कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं करने की ज़रूरत है एंड पीपल डोंट वांट टू गेन सम पॉलिटिकल पावर्स। इसमें वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे लीडर्स हैं जो कि नो चेंजर्स में आते हैं। 1922 के अंदर गया सेशन हुआ है कांग्रेस का, जिसमें कि CR दास यहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं। और वो वहाँ पे एक प्रपोज़ल आया है जिसमें कि बात की गई है कि पीपल वांट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, द प्रो चेंजर पीपल्स वांट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, जिसको कि पास नहीं किया गया है कांग्रेस के द्वारा। और इसी के साथ ही प्रो चेंजर्स कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, छोड़ नहीं रहे हैं एक्चुअली, कांग्रेस के जो डिसीज़न है उसके खिलाफ जाकर जो है सो वो जो है सो स्वराज पार्टी बना रहे हैं। द प्रो चेंजर्स मेड अ पार्टी नेम्ड स्वराज पार्टी। 1923 से 1926 के बीच में स्वराज पार्टी जो है सो लीड की जा रही है CR दास, चित्तरंजन दास द्वारा। प्रेसिडेंट हैं वो चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के, और सेक्रेटरी हैं वहाँ के मोतीलाल नेहरू। इलेक्शन हुआ है 1923 के अंदर देश के अंदर। आपको मैंने बताया था पिछले स्लाइड में, आइए देखते हैं। पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि मॉन्टफोर्ड का एक रिफॉर्म आया है 1919 में, जिसमें कि इंडियंस को भी मौका दिया जा रहा है ना, तो इसी के थ्रू इलेक्शंस हुए हैं 1923 के अंदर, जिसमें कि स्वराज पार्टी जीत गई है यहाँ पे। दे वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म्ड द गवर्नमेंट देयर। 1925 के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या हुआ है, प्रेसिडेंट बन गए हैं विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम द स्पीकर और प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925। 1926 में फिर से इलेक्शंस हुए हैं और वहाँ पे ये जो स्वराज पार्टी है वो डिफीट हो गई है, हार गई है स्वराज पार्टी। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया है। साइमन कमीशन का काम क्या है? साइमन कमीशन केम टू इंडिया, वो आई है रिव्यू करने के लिए उन रिफॉर्म्स को जो कि अंग्रेज़ों ने किए हैं इंडिया के अंदर, उसको रिव्यू करेगी और फर्दर रिफॉर्म्स को सजेस्ट करेगी जो कि इंडिया में होंगे 29 to 30 के बीच में। अगले 2-3 सालों में जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो सजेस्ट करेगी साइमन कमीशन इंडिया के अंदर। लेकिन इंडियंस ने इसका अपोज़ किया है। इंडियंस सेड गो बैक साइमन। क्यों अपोज़ किया है? इंडियंस अपोज्ड साइमन कमीशन बिकॉज देयर वर नो इंडियन मेंबर्स इन द साइमन कमीशन। वो ऑल वाइट कमीशन है, उसके सारे मेंबर्स जो हैं सो गोरे लोग हैं। तो इसके विरुद्ध एंटी साइमन कमीशन का एजिटेशन हुआ है, विद्रोह हो गया है इंडिया के अंदर। इंडियंस डोंट वांट साइमन कमीशन टू सजेस्ट एनी रिफॉर्म्स फॉर इंडिया, बिकॉज अब जो है सो पॉलिटिकली भी इंडियंस चाहने लगे हैं कि इंडिया के अंदर जो रिफॉर्म्स आए वो इंडियंस को मद्देनज़र रख के लिए जाएं, ना कि अंग्रेज़ों को अपने फ़ायदे के लिए लिए जाएं। एंड दे वांटेड कि साइमन कमीशन के अंदर ऑल वाइट कमीशन है, इसलिए हम उसके रिपोर्ट्स को या फिर हम उसके डिसीजंस को नहीं मानेंगे। 1928 में लाहौर के अंदर फिर से एजिटेशन हुआ है जिसमें कि लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज हो गया है
एंड उनके माथे पे चोट लगी है और आगे जाके वो जो हैं सो उनका जो डेथ हो जाएगा इस चोट की वजह से, लाला लाजपत राय का डेथ हो जाएगा लाठी चार्ज में इंजर्ड होने की वजह से। और जो साइमन कमीशन है 1930 में अपनी रिपोर्ट देगी, कुछ चेंजेस सजेस्ट करेगी, लेकिन मरते वक्त लाला लाजपत राय एक वर्ड कह के गए हैं। उनका एक कोट है जो कि उन्होंने कहा है कि मेरे सर पे चली हुई एक एक लाठी जो है ना, सो अंग्रेज़ों के जो कब्र होगी, जो ताबूत होगी, उसके कॉफिन में कील साबित होगी। मतलब एक एक लाठी जो मेरे माथे पे चली है, दैट विल प्रूव टू द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। 1928 का सेशन है। नेहरू कमेटी, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू कमेटी बनाई है और उसमें एक रिपोर्ट पेश किया है कांग्रेस सेशन के अंदर, जिसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में अंदर क्या है? नेहरू रिपोर्ट में एक्चुअली एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की बात कही गई है, एक ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही गई है, और कुछ फंडामेंटल राइट्स, एडल्ट फ्रेंचाइज, जॉइंट इलेक्टोरेट्स टाइप की चीज़ें वहाँ पे उस रिपोर्ट में बताई गई हैं कि ऐसे चेंजेस की ज़रूरत है इंडिया के अंदर, ऐसे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसको हम कह सकते हैं कि एक पहला फॉर्मल ट्राई है इंडियंस के द्वारा टू बिल्ड सम कॉन्स्टिट्यूशन टाइप थिंग, मेकिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। इसका एक पहला ट्राई है ये नेहरू रिपोर्ट। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर नेहरू रिपोर्ट पेश की गई है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया है मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के बीच में। पीपल आर नॉट रेडी फॉर जॉइंट इलेक्टोरेट्स। पीपल चाहते हैं कि हर धर्म का अपना इलेक्टोरेट सिस्टम हो, अपने उनके लोग उठें और अपने लोग पावर में आएँ। 1928 के अंदर कलकत्ता सेशन के अंदर मोतीलाल नेहरू जो हैं सो प्रेसिडेंट हैं, और वहीं पे कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया है नेहरू रिपोर्ट को और एक अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि 1 साल के अंदर हमारे रिपोर्ट को उसको जो है सो इम्प्लीमेंट किया जाए इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट से। 1929 में मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग द्वारा भी एक रिपोर्ट लाई गई है। जिन्नाज 14 पॉइंट कहते हैं उसको, जिन्ना का 14 पॉइंट्स। जिन्ना ने भी एक रिपोर्ट पेश की है जिन्नाज 14 पॉइंट्स के नाम से, जो कि अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट है। नेहरू रिपोर्ट का ही काउंटर पार्ट है बाय द मुस्लिम लीग पीपल। 1929 में इरविन इज़ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। सो 1929 में इरविन ने एक ऑफ़र दिया है इंडियंस को और उनको आमंत्रित किया है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। दे वांट कि पीपल फ्रॉम इंडियन पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स दे कम टू मीट, एक मीट हो जिसमें कि सारे लोग जुटें और दे विल टॉक एंड फिगर आउट कि आगे क्या करना है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कही है उन्होंने, एक ऑफ़र दिया है कि पीपल शुड कम टू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ है कांग्रेस का, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट हैं, और वहाँ पे पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन लिया गया है। इनको चाहिए अब पूर्ण स्वराज। यहाँ पे एक रिजोल्यूशन लिया गया है पूर्ण स्वराज, और यहीं पे 1929 के अंदर ही ट्राई कलर फहराया गया है, तिरंगा फहराया गया है फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे बनाने की बात कही गई है। पीपल डिसाइडेड कि 26 जनवरी 1930 को दे विल सेलिब्रेट द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। ये सब हुआ है लाहौर सेशन में 1929 के अंदर। 1930 से 1934 के बीच में अगला मूवमेंट चलेगा जिसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर क्या है कि लोग अब विरोध करेंगे अंग्रेजी गवर्नमेंट का। दे विल नॉट विल बी रेडी टू एक्सेप्ट द रूल्स मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अनफॉलो करेंगे और खुद अपने मालिक बनने की कोशिश करेंगे। और इसी के थ्रू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर से ही शुरू होता है दांडी मार्च। 12 मार्च को ये यात्रा शुरू होती है 1930 में, और 6 अप्रैल को ख़त्म होती है, जिसमें कि गांधी जी जो हैं सो अपने साबरमती आश्रम से, जो कि साबरमती आश्रम गुजरात में है, तो साबरमती आश्रम से लेके अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, जिसमें कि सरोजनी नायडू भी एक हैं, 78 फॉलोअर्स के साथ एक
यात्रा शुरू करते हैं दांडी के लिए। दांडी जो है सो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जो कि समुद्र के किनारे है। वहाँ पे नमक का प्रोडक्शन होता है। तो गांधी जी जो हैं सो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं। सॉल्ट लॉ क्या है? सॉल्ट लॉ है कि जो सॉल्ट होगी इंडिया के अंदर, सॉल्ट का जितना भी खरीद फरोख होगा या फिर जितना भी लोग यूज़ करेंगे सॉल्ट का, उसका जो पूरा मोनोपोली है सो अंग्रेजी गवर्नमेंट अपने पास रखती है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल डिसाइड कि हाउ मच सॉल्ट पीपल विल यूज़ एंड उनको कब और कैसे देना है। बट इस रूल को ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च किया है अपने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक का 78 फॉलोअर्स के साथ, और उन्होंने अल्टीमेटली ब्रोक कर दिया है सॉल्ट लॉ को इंडिया के अंदर। और इसी के लिए उनको जो है सो जेल भेज दिया गया है। गांधी जी को जेल हो गई है, यरवाड़ा जेल पूना के अंदर उनको बंद कर दिया गया है गांधी जी को, फॉर कंडक्टिंग दांडी मार्च इन इंडिया इन 1930। 1931 के अंदर गांधी इरविन टॉक्स हुए हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर, जिसमें कि गांधी जी ने अपने कुछ डिमांड्स रखे हैं, जिसमें कि बहुत सारे डिमांड्स हैं। स्वराज का डिमांड है और भी बहुत सारे डिमांड्स हैं कि कुछ लॉज हैं, सॉल्ट लॉ का ब्रेक होना, ये सब चीज़ें। उनके कुछ डिमांड्स को तो मान लिया है इरविन ने, और कुछ जो हैं सो अंग्रेज़ों की बातों को भी कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया है। इस गांधी इरविन टॉक्स के अंदर 5 मार्च को कंक्लूड हुआ है ये गांधी इरविन टॉक इन 1931। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा अब, और कांग्रेस एक्सेप्ट कर चुकी है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आना। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो कांग्रेस नहीं आई थी, बट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया है कि वी विल कम टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 2। सो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि हेल्ड होगा सितंबर टू दिसंबर 1931 के अंदर, जिसमें कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे गांधी जी। गांधी जी नॉमिनी होंगे कांग्रेस की तरफ से, सरोजनी नायडू जाएंगी और मदन मोहन मालवीय भी जाएंगे। लेकिन ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, ये जो है सो विदाउट आउटकम्स ही रह जाएगा। 1931 के अंदर जो है सो मैकडॉनल्ड्स अवार्ड है, जिसमें जो कि एक कम्युनल अवार्ड है, जो कि एक रिपोर्ट पेश करेगी, जिसमें कि बात कही जाएगी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कही जाएगी। 1932 के अंदर जो है सो पूना पैक्ट साइन होगा। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन होगा, जिसमें कि बी आर अम्बेडकर डिमांड करेंगे और कहेंगे कि जो डिप्रेस्ड क्लास हैं इंडिया के अंदर, जो डिप्रेस्ड क्लास है इंडिया के अंदर, उनको एक्स्ट्रा सीट प्रोवाइड किया जाए, एक्स्ट्रा सीट इन एवरी फील्ड, लाइक रिजर्वेशन की मांग की गई है इनके द्वारा, मोर सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड पीपल, डिप्रेस्ड क्लासेस। इसके लिए एक पैक्ट साइन होता है सितंबर 1932 में, जिसको कहते हैं पूना पैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, पूना पैक्ट। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच साइन हुआ था, तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में साइन हुआ था पूना पैक्ट। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होगा 1932 के अंदर, जिसमें कि कांग्रेस नहीं आएगी, लेकिन बाकी सारे जो मुस्लिम लीग है और बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो वहाँ पे रहेंगे, जिसमें कि एक श्वेत पत्र जारी किया गया है। श्वेत पत्र के अंदर बात कही गई है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया जाएगा बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि आगे चल के बेसिस बनेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो आज फॉलो करते हैं उसके जो मोस्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, क्या क्या चीज़ें थीं और क्या कैसे कैसे हुआ ये। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो ये पिछले लेक्चर्स की स्क्रीनशॉट्स हैं। इसके जो मैं लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और ऊपर यहाँ पे आई का बटन होगा, वहाँ पे भी मैं आपको दे दूंगा इनके लिंक्स। तो आप प्लीज़ जाएं और चैप्टर नंबर 4 को एक बार देखें,
फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया यहाँ पे मैंने शुरू किया था, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे लेक्चर्स को तो आपको फ्रीडम स्ट्रगल पूरा समझ आएगा कि कैसे हो रहा है। ये जो 5th चैप्टर है सो इसी का कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पार्ट ओनली। इसी पार्ट को हमने कंटिन्यू किया है आगे। उससे पहले हमने फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस एंड और भी बहुत चैप्टर्स कवर किए हैं, लेकिन ये चैप्टर नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है सो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी उसको एक बहुत ही बड़ा बूस्टअप मिला है विद द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। एंड इसी के साथ ही इंडियन स्ट्रगल एक प्रॉपर पाथ पे आगे बढ़ रही है। और उसके बाद तो फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि गांधी जी आ गए हैं, और गांधी जी के आते ही गांधीयन फेज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो गया है, जिसमें कि गांधी जी एक बहुत ही बड़े लीडर के रूप में सामने आए हैं। तो आप प्लीज़ जाएं, इन वीडियोस को देखें। इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पक्का प्रोवाइड कर रहा हूँ, और साथ ही यहाँ ऊपर तो है ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वी नीड सब्सक्राइबर्स फॉर आवर मोटिवेशन। आपके मोटिवेशन के लिए तो मैं हूँ, बट हमारे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइबर्स आप ही हैं। तो ज्वाइन आवर टीम। वी आर ऑन फेसबुक ऑल्सो। फेसबुक पे हमारा एक चैनल है फैक्ट्स वर्ल्ड। इफ़ यू वुड सर्च फैक्ट्स वर्ल्ड इन फेसबुक यू विल गेट अ ग्रुप लिंक फेसबुक। इसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फेसबुक पे क्या करते हैं हम कि क्विजेस डिस्कस करते हैं। वी विल अपलोड डेली क्विजेस देयर। हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं या फिर करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स होते हैं उनके क्विजेस मैं डायरेक्ट वहाँ पे रेगुलरली अपडेट करता हूँ। तो आप आएँ, उन क्विजेस को अटेम्प्ट करें, मज़ा आएगा आपको। यू विल लर्न मैनी थिंग्स देयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कीप वॉचिंग। हमेशा आप कोशिश कीजिए कि लॉकडाउन है तो कुछ नया सीखिए, कुछ नए स्किल्स सीखिए, और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मी आदर्श साइनिंग ऑफ। बाय।